हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है हमारे क्लास नंबर 2 में। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी मस्ती कर चुके थे। अभी इस मस्ती को कंटिन्यू करते हैं, इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में और देखते हैं कि आज हम क्या क्या नई नई चीजें सीखने वाले हैं और क्या नई मस्ती करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया था कंप्लीट लास्ट क्लास में। तो भाई लास्ट क्लास से पढ़ाई वढ़ाई करी है कुछ, या ऐसे मुंह उठा के आज भी आ गए क्लास में? हाँ भाई, जिसने पढ़ाई करी है सब कमेंट में लिखो। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना होमवर्क में, जो लिखा भी हुआ है होमवर्क में। तो क्या आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा? तो जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो वो वीडियो पॉज करके अभी इसका आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, तो चलो होमवर्क में दिया था तो करवाना तो फर्ज बनता ही है, तो इसको करवा देते हैं आपके लिए। तो भाई देखो, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक टीचर्स की वर्कशॉप हो रही थी बच्चों। ठीक है, जहां पर टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, और फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने? 48 है, हिंदी पढ़ाने वाले 80 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 है रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे लिखा गया उनके नंबर्स भी उसी हिसाब से दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले लिखते हैं फ्रेंच वाले टीचर कितने हैं भाई? 48 है। ठीक है, हिंदी वाले टीचर्स कितने हैं भाई? ये 40, ये 80 है। ये कितने हैं? 80 है। और हमारे इंग्लिश वाले जो टीचर हैं वो कितने हैं? सबसे ज्यादा 144 है। ठीक है, अब हो रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन वही टेबल वाला क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए होंगे जिसमें सारे टीचर क्या हो, आराम से आ जाए और वही सेम सब्जेक्ट के सेम क्लास में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदी वाले के साथ जाके फ्रेंच वाला, वही बातें कैसे करेंगे हिंदी वाले फ्रेंच वाले? मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाते हैं वो बातें तो कॉमन लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों सेगमेंट के टीचर के लिए फाइंड नंबर ऑफ रूम फाइंड करना, नंबर ऑफ रूम फाइंड करना जहां पर ये रहेंगे, मतलब जिस रूम में इनको रहेंगे। और अब मुझे बताओ, क्या जो नंबर ऑफ रूम है वो इससे ज्यादा होंगे या इससे कम होंगे? अगर ज्यादा होंगे तो एक रूम में एक टीचर को थोड़ी ना भेजेंगे, तो हमेशा जो नंबर ऑफ रूम होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। वो क्या होंगे? कम होंगे। और अगर हमें इन तीनों नंबरों से कोई कम नंबर चाहिए होते तो हमें क्या निकालना है? उस दिन भी बताया था, क्या निकालेंगे भाई? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? HCF। तो भाई HCF करने का पुराना तरीका क्या करेंगे भाई? 48 पहले इसका बच्चों वाले तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना। तो 2 बार में 24, फिर 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3 और फिर 3 बार में 1। ठीक है, फिर 80 का कर दो, 2 बार में 40, फिर 2 बार में 20, फिर 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5 और फिर 5 बार में 1। ठीक है, अब 144 का कर दो भाई, 2 बार में 7, 2 72, 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में 9, ठीक है, और 3 बार में 3 और 3 बार में 1। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इन सबको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो 48 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू, ऐसे लिखते पावर की फॉर्म में जो हमने सीखा था कि 2 कितने बार है? 4 बार, तो 2 की पावर क्या रहेगा? 4 इंटू में 3 की पावर 1। 80 को क्या लिख देंगे भाई? देखो 2 की पावर कितना है? 4, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे और 5 की पावर 1 लिख देंगे। 144 को क्या लिख देंगे भाई? 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2। तो HCF क्या कहता है कि जो सब में कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो मुझे बताओ सब में कॉमन क्या है? 2 की पावर 4। क्या मैं 3 वाले को भी लूंगा क्योंकि 3 वाले 2 में है? तो नहीं, जो तीनों में है उसी को लेना है। ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ठीक है, कि वो हमेशा 3 वाले को लेते हैं, बोलते 3 वाला भी तो कॉमन है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमें कौन सा लेना है? हमें वो वाला लेना है जो सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन क्या है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई? हमारा हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 30। पसंद में आ गई? नहीं, 32 नहीं होगा, 16 होगा। कितने होगा? 16। तो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ रूम इज 16। देखो कलर भी चेंज हो गया, है ना। तो हमें कितने रूम चाहिए होंगे? मिनिमम 16। ठीक है, 16 अगर करेंगे तो 48 के कितने रूम बनेंगे? 3 बन जाएंगे। 8 के कितने बनेंगे? 5 बन जाएंगे। और उसके कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो सारे रूम में सेम टीचर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की। अरे गोबलू, तू क्या बोल रहा है कि भैया
ये क्या भैया मिस क्वेश्चन मिस्टर क्वेश्चन का है? अरे गोबलू कैसी बातें करता है भाई, ये मिस क्वेश्चन नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से थोड़े बाहर होते हैं, बट टॉपिक में वही होते हैं जिनमें वो जो सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला होता है। समझा गोबलू? है क्या बातें कर रहा है, मिस्टर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी जेंडर बना दे तू, है पागल गई का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, ये बोल रखा है दो नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है और उनका एलसीएम 180 है, तो बताओ उनका एचसीएफ कितना होगा। भाई जब भी आपको दो नंबर दिए जाए, क्या दिया जाए? दो नंबर दिए जाए, समझो, वो भी रेशियो के फॉर्म में दिया जाए, इसकी फॉर्म में दिया जाए, रेशियो की फॉर्म में दिया जाए, तो आपको क्या करना है, उन नंबरों को इस तरीके से, लेट द नंबर बी 2x एंड 3x, ठीक है, उन नंबर्स को क्या ले लेना है, 2x और 3x। फिर बच्चों एलसीएम भी दे रखा है, इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। क्या दे रखा है? 180। तो बोले भैया क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी अपॉन में एलसीएम, ये होता है भैया। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लगा देंगे तो हो तो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि पहले हमें इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, एक एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। और वो एचसीएफ क्या होगा, समझो, जब मेरे पास 2x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और 3x है तो उसको 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ उसमें कॉमन क्या है, क्या है, x, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बट क्या इस एचसीएफ से हमारा काम बनेगा? नहीं, ये तो x है जो हमने लेट किया था, ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब 2x इंटू में 3x, एलसीएम कितना है, 180, कितना है, 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, 180 इधर डिवाइड में, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई में, तो 180 इंटू x इज इक्वल टू 2x इंटू में 3x, ठीक है, तो 180 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, यहाँ पे भी x है। अब इस x से बच्चों में एक पावर को काट दूं, काट सकते हैं बिल्कुल, कोई डाउट ना, और इस 6 को काट देता कितना आएगा, 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और x किसके इक्वल दे रखा था, HCF के इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 30, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, 30 के इक्वल हो जाएगा। बस समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन आज पिछले कुछ साल से पेपर में बड़ा पूछा रहा है, या तो 4n पूछता है, या तो 6n पूछता है, ठीक है, या तो 7n पूछता है, ठीक है। करना क्या है, समझो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 की पावर n, ठीक है, तो 6 की ऐसी कौन सी पावर होगी, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, 6 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 0 के साथ खत्म होगी, जो 0 के साथ खत्म होगी, वो पावर हमें बतानी है, वो पावर हमें बतानी है। तो सिंपल देखते हैं, देखो कोई भी नंबर जो 0 के साथ खत्म होता है उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए 2 और एक होना चाहिए 5, मतलब वो 2 और 5 दोनों का ही क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। एक का होने से काम नहीं बनेगी, दोनों ही होने चाहिए, एक का होने से काम नहीं बनेगी, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 जिसमें भी होगा वही नंबर जो है, उसी पावर जो है वो किस पे खत्म होगी, हाँ 0। तो अगर हम ध्यान से देखें 6n, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर n, है ना, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा अलग करके लिख दो, 2n और 3n ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिख रहा है 5 नहीं है ना, तो अगर 5 नहीं है तो यहाँ पर जो कोई भी डिजिट, कोई भी n की वैल्यू ऐसी आएगी नहीं जिसपे ये क्या दे दे, 0 दे, मतलब 6 की ऐसी कोई पावर होगी नहीं जिसपे वो 0 के साथ एंड होता है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे सिंस, कैसे लिखेंगे, सिंस देयर इज नो मल्टीपल ऑफ, देयर इज नो मल्टीपल of 5, therefore 6 power n is not ending with 0, ठीक है, इसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है जिस वजह से ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा, चाहे आप कोई सी पावर क्यों ना ले लो। बस समझ में। तो अगर 4 का क्वेश्चन होगा तो 4 में भी ऐसे ही करके दिखाओगे, और उसमें भी ये रीजन होगा कि उसमें भी कोई भी 4 का मल्टीपल नहीं होता है।
ठीक है, अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था क्लास के स्टार्टिंग में, बोला था ना मैं आपको सारे क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो एनसीईआरटी में है, प्लस वो करवाऊंगा जो पीवाईक्यू में, प्लस वो करवाऊंगा जो आरएस में है, प्लस वो करवाऊंगा जो आरडी में है, और प्लस वो भी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं करनी या मिल नहीं रहे तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है, मैं आपको एक वर्कशीट बना के दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अब तो पढ़ लो, उसके बाद और क्या चाहिए तुम्हें। तो भाई देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर है हमारे पास 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि ये जो कंपोजिट नाम की ये नंबर है ये एक्चुअली है क्या, कंपोजिट नंबर है क्या। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, ऐसे नंबर्स के पेयर्स को कहा जाता है, या ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 और इटसेल्फ मतलब खुद 1 और इटसेल्फ, ये दो फैक्टर जो है इनके अलावा भी फैक्टर उसके होने चाहिए। मतलब 1 तो सभी का फैक्टर है, सिंपल सी बात है, और खुद भी सब खुद के फैक्टर तो होते ही है, ठीक है। बस इनके अलावा भी इसके पास अदर फैक्टर होने चाहिए, इसके पास अदर फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। बस समझे, देखो 1 तो होना चाहिए, 1 तो सब में होता है, इटसेल्फ भी सबका ही होता है, बट इनके अलावा भी इसके पास क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 4 पहला कंपोजिट नंबर है, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 के बाद 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इस 4 का अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो 2 फैक्टर है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 खुद है, तो 1 और खुद के अलावा ये 2 भी तो उसका फैक्टर है। उसी तरीके से 6 का है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो 1 और खुद के अलावा 2 फैक्टर उसके पास और भी है, 8 भी इसी तरीके से है, ठीक है, 9 भी इसी तरीके से और 10 भी इसी तरीके से। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास खुद का और 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमें बोला है कि ये जो नंबर हमें दिया गया है, यानी कि ये वाला नंबर 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11, ये जो हमें नंबर दिया गया है हमें प्रूव करना है कि ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देखो 5 × कितना हो जाएगा, 5 × 85, 85 × 11, ठीक है, प्लस 3 × 11। तो यहां से मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ, 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 85 इंटू में 85 प्लस में क्या बचेगा, 85 प्लस में 3 बचेगा, तो 11 कॉमन आ गया ना। 11 अगर इस पूरे नंबर में से कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे नंबर का एक और फैक्टर है जो कि क्या है 11 इज द फैक्टर, ठीक है। तो ये नंबर जो भी बनेगा ये सॉल्व करके, वो 1 का फैक्टर तो हो गई, मतलब 1 उसका फैक्टर तो हो गई, और वो खुद का भी तो फैक्टर होगा, और उसके अलावा 11 भी उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो अगर इसके पास खुद के अलावा और 1 के अलावा एक और फैक्टर है जो कि 11 है, इसका मतलब ये क्या है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हिंदी में बोले तो भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या है। बस समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भाई इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, इसके बाद बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो रैशनल नंबर्स हमने बहुत पढ़े हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में ये पढ़ते हैं बच्चों कि जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और यहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर क्या होता है, यहाँ पे q जो है 0 के बराबर होता है। और फेमस कुछ एग्जांपल जो है वो क्या होते हैं, जैसे √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, ठीक है, √7 होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो अब ये 10th क्लास में हमें कौन से इरेशनल नंबर पढ़ने हैं, हमें 10th क्लास में इन्हीं इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करनी है, जैसे कि 2, √2, √3, √5, ठीक है, और इनको प्रूव करना है ना। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब तक तो हम जानते थे, हम बोल देते थे, लिख देते थे, बट अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल होते कैसे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत
मजा आएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और मान के चलो, मान के क्या, 100% मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं आपको सिखाऊंगा इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, और इस साल भी आएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से ही आएगा, इतनी मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से ही आएगा √3 का क्वेश्चन। √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, मन बदल जाए तो 1 + √2 आ सकता है, 5 + 2 √3 आता है, ये सब भी आ सकता है। तो इन सभी को डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। एक भी एस्पेक्ट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जिससे आपके नंबर कहीं पे भी ना कटे, कहीं पे भी ना कटे, ठीक है। बस समझे? तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो थ्योरी का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो थ्योरी क्या है, पहले हम मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, पहले हम मान के चलेंगे ये रैशनल है, फिर हम इसको धीरे धीरे प्रूव करेंगे कि ये इरैशनल है। और वो भी कैसे, हम ये साबित कर देंगे कि जो हमने पहले माना था कि ये रैशनल है, वो चीज गलत मानी थी। और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टिव थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्टिव थ्योरी, कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी भी बोला जाता है। तो ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अरे अरे चले भाई, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी स्पेस बचा के लिखूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट √3 इज एन रैशनल नंबर, अब देखो भाई, √3 समझ में आएगा, √2 √5 सेम, बस एक चीज का डिफरेंस होगा, वो आप आराम से कर सकते हो, बताऊंगा किस चीज का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो √3 को मान लेते हैं रैशनल है। अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B, जहां पर A एंड B आर इंटीजर्स होते हैं बिल्कुल, एंड को-प्राइम, ठीक है, जहां पर A और B इंटीजर्स हैं और को-प्राइम है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है आगे चल के पंगा करेगा और जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो समझते हैं को-प्राइम क्या होते हैं। हमने कंपोजिट पढ़ा था, कंपोजिट का जस्ट उल्टा होता है ये, कंपोजिट का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है को-प्राइम, थोड़ा सा जगह पे यहाँ पे समझते हैं को-प्राइम, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। को-प्राइम ये कहता है कि कोई भी जो नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर होते हैं वो 1 होता है और इटसेल्फ होता है, 1 होता है और इटसेल्फ होता है, मतलब एक होता है और खुद होता है, एक होता है और खुद होता है, बस समझ में आई, एक होता है और खुद होता है, ठीक है। तो कंपोजिट के नंबर क्या क्या बोलता था कि एक और खुद होने के अलावा भी एक और होना चाहिए, एक और खुद होने के अलावा भी और होने चाहिए। बट को-प्राइम क्या बोलता है, सिर्फ एक होगा और इटसेल्फ होगा, एक होगा और इटसेल्फ होगा, एक होगा और इटसेल्फ होगा, बस समझ। तो यहां पर A और B जो है उनके जो फैक्टर्स हैं वो खुद तो है, साथ में 1 है, साथ में 1 है, बट यही चीज आगे चल के पंगा करेगी। कैसे करेगी, ध्यान से देखिए। तो भाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब B को B इधर डिवाइड में उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रहेगा, √3B इज इक्वल टू A, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या रहेगा, √3B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, जब इस तरीके की स्क्वायरिंग आती है, √3B का होल स्क्वायर, समझो क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 2 से डायरेक्टली रूट को काट देते हैं, उसको लिख देते हैं 3B, और यहाँ पे उनका गलत हो जाता है। बच्चों जब √3B का होल स्क्वायर है, मतलब √3 का भी अलग स्क्वायर होगा और √3 का भी अलग स्क्वायर होगा और B का भी अलग स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, √3 का स्क्वायर इंटू में B का स्क्वायर। अब इससे तुम काटो ना तो 3B स्क्वायर आएगा, ना कि 3B आएगा। बस समझ में, ये गलती करते हैं बच्चे, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ना करो, ताकि आप ये गलती ना करो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो 3 इधर क्या रखा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम बोल सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय 3 बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, 3 जो होता है वो B स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है, तो हम ये चीज लिखेंगे कि 3 जो है डिवाइड्स A स्क्वायर, 3 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 A को भी डिवाइड करेगा, 3 A को भी डिवाइड करेगा, 3 A को भी डिवाइड करेगा,
3 ए को भी डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, समझने की बहुत जगह है, ठीक है। अब मान लो जो 3 है वो जो है वो हमारे 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, 3 9 को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो 3 जो है वो 3 को भी तो डिवाइड करेगी, बात समझ रहे हो, 3 अपने स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो 3 को भी करेगी, बात समझ रहे हो। इसी तरीके से 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को कर रही है, 8 को स्क्वायर कर रही है, या 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को कर रही है, तो 3 जो है वो क्या करेगी, 3 जो है वो 9 को भी तो डिवाइड करेगी, 9 को भी डिवाइड करेगी। तो इसी लॉजिक पे यहाँ पे कहा गया कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और तो 3 डिवाइड्स ए। अब 3 ए को डिवाइड करेगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली हो गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी पहली हो गई, याद रखना, ठीक है, ये हो गया। अब जब 3 ए को डिवाइड करेगा तो किसी बार में करेगा ना, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, हमें पता नहीं है ए कितना है, तो हम मान लेते हैं 3 जो है वो जब डिवाइड करेगा ए को, तो ए इज इक्वल टू 3c आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3c, मतलब c टाइम्स को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, c टाइम्स को डिवाइड करेगा, बस समझ में आ गई, c टाइम्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये जो c टाइम्स को डिवाइड करेगा, बस समझ लो, c टाइम्स को जो डिवाइड करेगा, इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। तो ये जो a की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 3c इनटू इक्वेशन नंबर 1, इनटू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको, यहां तक पूरा, और 1 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चलो ओके, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट भाई, ओके ठीक है, चलो यहीं पे कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, 3 इज इक्वल टू AC आ रहा है, 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AC आ रहा है, इसको हमें कहाँ पुट करना है, हमें पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, करते हैं। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3c पुट करूंगा, तो क्या आएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, अब ये जो है 3 वो इधर आके b को डिवाइड करेगा, तो हम बोल सकते हैं ना c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 3। अब ये हो गया। अब अगर ये हो गया तो मैं यहां से ये कह सकता हूं बच्चों कि यहां से ये कह सकता हूं मैं कि, थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा देंगे, जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं बच्चों कि जो मेरा 3 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बट इस बार a को नहीं कर रहा, इस बार किसको कर रहा है, b को कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स किसको, 5, 3 डिवाइड्स 5 नहीं क्या, b स्क्वायर, 3 डिवाइड b स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करते हो, बताओ बच्चों, बताओ क्या 3 किसको डिवाइड करेगा, 3b को भी डिवाइड करेगा, 3b को भी डिवाइड करेगा, पक्का करेगा, चलिए बड़ी गुड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर 3b को डिवाइड कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर मान लो ये 3rd हो गई, इक्वेशन नंबर 3rd हो गई। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को अगर एक साथ देखूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं साथ में देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि a एंड b बोथ आर डिवाइडेड बाय, ये एनसीईआरटी में बात नहीं लिखी जाती, बोथ आर डिवाइडेड बाय, समझनी होती है, बोथ आर डिवाइडेड बाय 3, दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि देयरफॉर, या दिस इंप्लाइज दैट कि 3 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b, 3 जो है वो a और b का फैक्टर है। हाँ, बट बच्चों हमने यहाँ पे क्या कहा था मैंने ये कहा था कि a और b क्या है, कोप्राइम है, a और b क्या है, कोप्राइम है, और अगर a और b कोप्राइम है तो इनके जो फैक्टर है वो 1 और खुद के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, बट हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अगर 3 आ गया फैक्टर a और b का, इसका मतलब क्या है कि a और b कोप्राइम नहीं है, और अगर a और b कोप्राइम नहीं है तो a भी जिसके इक्वल माना था वो भी क्या नहीं है, रैशनल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो हमने ये लिखा 3 इज द फैक्टर ऑफ a और b, ये क्या है, ये सही है, और ये जो चीज मैंने मानी थी ये गलत थी,
ये क्या है, गलती हुई है, ठीक है। तो बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे कि देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए बी, और ए और बी क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों हो? ठीक है, दिस, ये जो चीज है, दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट, ठीक है। ऐसे लिखो, दिस मत लिखो, ऐसे लिखो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर wrong assumption, due to our wrong assumption। ये जो गलती आई है, ये जो हमारी बातों में हमने अपनी बातों को काट दिया कि यहाँ पे को प्राइम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 जो फैक्टर है ए और बी का, ये हमने अपनी बात को क्या कर दिया, काट दिया ना। तो ये जो हमने अपनी बात को काटा है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। जब हम अपनी बात को गलत प्रूफ कर देते हैं, जब हम अपनी बात को हम क्या करते हैं, गलत। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने क्या माना था, गलत चीज मान ली थी, रॉन्ग एजम्पशन कर लिया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो √3 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। कितना आसान सा, कितना छोटा सा, प्यारा सा सॉल्व, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे से बढ़िया से करके जाते हैं, ठीक है। उनको चैप्टर 1 में से कुछ आए ना आए, वो ये जरूर करके जाते हैं, क्योंकि पता है ये आएगा और ये मैं नंबर लेके आऊंगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हर चैप्टर में जो हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। और मेरी मानो तो तुम्हें पता है एनसीईआरटी या जो सीबीएसई होती है, जब वो पेपर बनाती है, तो वो पेपर जो होती है वो 20% ऑफ द सिलेबस से बनाती है। 20% ऑफ द सिलेबस से आपका 80% ऑफ द पेपर बनता है, समझ रहे हो। 20% ऑफ द सिलेबस से आपका 80% क्या बनता है, पेपर बनता है। तो अगर हम इस 20% को भी बढ़िया से कर लेते हैं, तो हमारे 80% क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो इन उसी 20% में से ये पहला टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो हर बार पूछा जाता है। तो इसको तैयार करके जाना, तो मैंडेटरी जो भी है वो आपको करके जाना है, क्या है, करके आना है, ठीक है। खाओ मत, पियो मत, बट इसको जरूर करके जाओ, कुछ भी कर, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, क्या भैया इतना बड़ा याद कैसे होगा, इससे अच्छा मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट ही लेट कर लेते हैं कि इरेशनल। अब इसीलिए इसका नाम मैंने गोबलू रखा है, पता है, ऐसी बातें करता है, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट लेट कर लेते हैं। अरे बेवकूफ, अगर डायरेक्ट लेट करना होता तो इतना मैथ्स बनती नहीं, है ना, मैथ्स बनती नहीं। तो तुझे इसका मतलब वही है ना, ये वही बच्चे हैं जो बोलते भैया एलएचएस और आरएचएस को इतनी मुश्किल से इक्वल क्यों कर रहे हो, एक काम करो ना, एलएचएस में 0 इंटू कर दो और आरएचएस में भी 0 इंटू कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही बच्चे हैं, बेवकूफ गोबलू कहीं के, हैं। चलो भाई, इसकी बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा आइडिया, अबे ओ ज्यादा बकवास नहीं हो रही तेरी, अच्छा आइडिया है। ये बल्ब ना कहीं अच्छी जगह पे लगा, अपने दिमाग में मत लगा, बिजली भी दिमाग तो है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो भाई, अब √5 आ गया, है ना। तो √5 को भी सेम जैसे हमने √3 को करा था, सेम √5 को भी वैसे ही आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों, क्या मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, आप करके दिखाओगे ना। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, भाई मुझे याद रहता है मैंने कौन सा होमवर्क दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन में होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको करना है अच्छे से, जैसे आपने √3 करा था। बस इतना याद रखना, जहां जहां पे 3 लिखा था और जहां जहां पे 3 का स्क्वायर किया था, वहां पे 5 और 5 का स्क्वायर कर देना है, सेम एज इट इज डिट्टो वही छाप देना है। बस 3 की जगह 5 कर देना है, और जहां पे 9 लिखा था वहां पे 25 कर देना है, खत्म कहानी। बस इतना करना है, सेम वही प्रूफ है इसका। तो बस एक बार याद करना है, आप फिर √2, √3, √5, √7, √11 जिस मर्जी जो पूछ ले एग्जामिनर आपसे, आप वो कर सकते हैं। आई बस समझ। हाँ, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। इतनी बार क्या ही बताऊं, ठीक है। तो इसको करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। समझो, बोला क्या है,
बोला क्या है ये समझ गए तो आधी कहानी वही खत्म, आधी जंग आपने वही जीत ली। बोला है रूट टू जो है वो इरेशनल है। रूट टू इन्होंने दे दिया भाई, मानने वानने की जरूरत ही नहीं है, रूट टू इन्होंने इरेशनल पहले ही दे दिया, आधा काम इन्होंने करके दिया। और फिर बोला है कि इस नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है, क्या 5 माइनस टू रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो भाई देखो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले वही चीज जब तक करते आ रहे हैं, लेट करना है। क्या करना है? लेट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बड़ा कर लेते हैं ना, चलिए भाई इसको ऊपर कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि लेट 5 माइनस टू रूट टू इज अ रैशनल नंबर। एन नहीं आएगा, ए आएगा भाई, याद रखना, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है भाई? रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे कि 5 माइनस टू रूट टू जो है वो किसके इक्वल होगा? ए और बी के इक्वल होगा। वेरी गुड, होगा भाई, बिल्कुल सारे रैशनल नंबर ए और बी के इक्वल होता है। और सेम बात वही कि यहाँ पर ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे एंड को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे। बात समझ में? थोड़ा डॉक्टर वाली आत्मा आ जाती है मेरे अंदर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो पहले किया था ना वैसा नहीं करना, इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है, क्योंकि मैंने बोला ना इसने आपको आधा काम करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इतनी मेहनत जरूरत नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? रूट टू को इधर छोड़ के बाकी सारी चीजों को उठा के इधर लेना है। बात समझे क्या बोल रहा हूँ? रूट टू को इधर छोड़ना है और बाकी सारी चीजों को उठा के इधर ले आना है, उठा के इधर ले आना है। तो करते हैं। सबसे पहले 5 जो है वो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, भाई मेरे को समझ में नहीं आती इसमें क्या कंफ्यूजन है। 5 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। अब बोलते भैया पीछे तो माइनस हो रहा है। अरे भाई पीछे से क्या मतलब, मुझे उसके आगे से मतलब है ना, उसके आगे तो प्लस लग रखा है, तो वो जब उधर जाएगा तो माइनस होगा। इसमें बच्चों को पता नहीं क्या कंफ्यूजन आता है। तो 2 माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5 हो जाएगा। अब भाई अब यहाँ पे -2 है, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों को पता है कि दिक्कत क्या हो रही है, बच्चे फिर बोलेंगे भैया ये तो -2 है, उधर जाके प्लस होना चाहिए। अरे गधो, गधो, यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो 2 है वो रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे वाला साइन तो 2 के साथ है ना। दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो, तो क्या लिखेंगे? रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5 अपॉन में माइनस का 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में है वैसे तो, तुम अभी बोल दोगे भैया आप नहीं बोल रहे, ठीक है। माइनस का 1/2 अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन 2b, वो भी माइनस का और प्लस का 5/2, प्लस का 5/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5/2 रैशनल है बिल्कुल, और a अपॉन b भी रैशनल है। तो अगर मैं किसी रैशनल नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो रैशनल ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो मैं थोड़ा उसको अरेंज करके लिख दूँ, कोई डाउट? 5/2 माइनस a अपॉन 2b, नहीं भी अरेंज करके लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ 5/2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो रैशनल नंबर है। a अपॉन बी हमने ऊपर मान ही लिया था कि ये रैशनल है, तो a अपॉन बी। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा? 8th क्लास की बात है भाई, 8th क्लास में चैप्टर 1 में दे रखा है। अगर नहीं याद हो ना, जाके एक बार देख लेना कि जब हम रैशनल में से रैशनल माइनस करते हैं तो रैशनल ही आता है। क्या आता है? रैशनल ही आता है। इसका मतलब मैं इस जगह से क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि रूट 2 इज रैशनल नंबर। कह सकता हूं मैं, क्योंकि भाई ये वाला रैशनल, ये पूरा रैशनल है, तो रूट 2 इसके इक्वल है ना, तो रूट 2 भी रैशनल हुआ। अब रूट 2 रैशनल है, मैंने यहां पे लिख दिया, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन तो मुझसे कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझसे? क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि हम तुम्हें दे रहे हैं, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, क्या आज्ञा या कुछ भी दे रहे हैं, और रूट 2 जो है वो रैशनल है। क्वेश्चन में दिया गया है भाई, और हमने प्रूव कर दिया रैशनल। तो ये क्या हो गया? फिर से गड़बड़ चीज, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, कॉन्ट्रडिक्शन। बस अब यही चीज तो पकड़नी है आपको, ठीक है, यही चीज तो पकड़नी है कि ऊपर रैशनल दे रखा है, नीचे इरेशनल दे रखा है। बट
यहां पे लिखना है फिर, बट बट given that but it is given that root 2 is irrational। क्या गिवन है कि रूट 2 इर्रेशनल है, रूट 2 इर्रेशनल है। अब रूट 2 अगर इर्रेशनल है, ठीक है, और हमने रैशनल प्रूव कर दिया तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन फिर से लिखोगे, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये लाइन तो रट जाना भाई, रट जाना, ठीक है। अपने दोस्त से मिलो तो भी सो बोला, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं करना, कॉन्ट्रडिक्शन अपनी बात, जब आपका दोस्त है अपनी बात को खुद काटे, उसको बोला तू कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रहेगा, ये इस तरीके से याद रहेगा। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर क्या भाई, रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए उत्पन्न हुई, इसलिए आई क्योंकि हमने पहले क्या मान लिया, गलत चीज। क्या मान लिया पहले, गलत चीज, कि 5 - 2 रूट 2 वो रैशनल है। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट कि 5 - 2 रूट 2 इज इररेशनल, ये क्या है, इररेशनल। आई बात समझ में, बताओ भाई, बताओ, कमेंट में बताओ। हाँ यार, पिछली वीडियो में मैंने देखा यार, तुम सबने किसी ने कमेंट ही नहीं करा यार। गोबलू बड़ा परेशान हो रहा था, भैया आपने बोला इन सबको बात करने के लिए, इन सब ने बात ही नहीं करी। यार ऐसा थोड़ा चलता है यार, बात करो, प्रॉब्लम्स बताओ, तभी तो सॉल्यूशन दे पाऊंगा। हाँ, मैं भाई बाकी टीचर जैसा नहीं, मैं अपने आपको टीचर मानता ही नहीं। मैं मानता हूं तुम्हारा बड़ा भाई, क्या मानता हूं, बट तुम्हारा बड़ा भाई। अब तुम्हारा बड़ा भाई यार, अपने बड़े भाइयों से ऐसा, मेरे को क्या होता है क्लास में, मैं जब छोटे बच्चों से पूछता हूँ कि तुम्हारे भैया और दीदी कल ट्यूशन क्यों नहीं आते, तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, एक इंडिया में रहता है, एक पाकिस्तान में रहता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो भाई जब सेम घर में रहते हो तो अपने भाई बहनों का पता नहीं होना चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा ख्याल रहता है, ठीक है। और तुम मेरे छोटे भाई बहनों, ठीक है। तो भाई कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछो, और अगर मैं जवाब ना दूं तो बता देना भैया आप अच्छे भैया नहीं हो, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। भाई तुम पूछो और मैं उसका आंसर दूंगा, बस में चाहे रात के 2 बजे हो, फिर भी उठ के मैं कमेंट्स में आंसर दूंगा। अगर कमेंट्स में ना दे पाऊं तो जिस दिन लाइव करूंगा उस दिन आ जाना, उस दिन सब समझा दूंगा, बस समझे। हाँ, कोई भी डाउट, पक्का इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट हो, हाँ बता देना, दोबारा करवा दूंगा। मैं लेके आने वाला हूं, मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस लेके आने वाला हूं, जहां पे मैं यही सारी चीजें और भी अच्छे से, और भी अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा, और भी ज्यादा क्वेश्चन समझाऊंगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि भाई देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ कि भाई ये वाला टॉपिक अभी पढ़ा, इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो टॉपिक से टॉपिक शिफ्ट करते हैं ना, थोड़ा पीछे वाला टॉपिक होता है भूल जाते हैं। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मैंने बोला ना कि 80% पेपर जो है वो 20% सिलेबस से आता है, तो वो जो 20% सिलेबस है मैं अभी से करवाना स्टार्ट करूंगा, वो भी टॉपिक में, अलग अलग टॉपिक में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बस समझे। मेरा सपना है भाई कि मुझे अपने बहुत सारे छोटे भाई बहनों को YouTube के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाना। देखो क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे रेंटेड प्लेस है, ठीक है, तो इसका भी किराया देना होता है। तो ट्यूशन क्लासेस में फीस रखते हैं और हमारी फीस सबसे कम है, पूरे कापा शहर में सबसे कम फीस देते हैं हम, ठीक है। तो बट मेरे ऑनलाइन वाले छोटे भाई बहन जो आसपास दिल्ली में नहीं रहते, जो कापा शहर में नहीं रहते, जो कहीं बाहर दूर रहते हैं, उनके लिए तो हूं ना मैं करते हो ना बिलीव अपने भैया पे, तो बस प्यार से बस वीडियो को पूरा देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम पूरा वीडियो देखो, ठीक है। जो गलत जो सही लगे कमेंट में बोलो। हाँ भाई, नहीं शर्माना कि भैया क्या सोचेंगे, दूसरा कौन सोचेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पहली क्लास में ये बोलता हूँ कि पढ़ना है तो बेशरम बनना पड़ेगा, बिना बेशरम बने कोई आज तक पढ़ नहीं पाया, बस समझे। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी, तो आप इसी में फंसे रह जाओगे। अगर आपको मेरी क्लास में 2+2 भी नहीं समझ में आता ना, तो मुझसे बोलो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं बेइज्जती नहीं करता,
ठीक है। अरे गोबलू है ना, उसकी बेइज्जती करेंगे ना, सब मिलके करेंगे, आप भी करो मैं भी करूंगा, बेचारा बुरा नहीं मानता, सबसे बड़ा बेशरम है, बोलता भैया आप कुछ भी बोल लो बस मेरे को समझा दो। तो मेरे को यही बात अच्छी लगती है गोबलू की, तो मैं भी चाहता हूं आप भी उसकी तरह बनो, ठीक है, पूछो मुझसे, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये क्वेश्चन क्यों लेके आऊं मैं ऐसे, ताकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। रूट 2 रूट 3 बहुत कम आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, एक वेरिएशन पता है क्या आता है बच्चों, कि यहां पर कभी कभार ये रूट 3 इरेशनल नहीं दिया होता, रूट 3 इरेशनल नहीं दिया होता, ठीक है। तो क्या करना है अभी समझाते हैं, इसी क्वेश्चन समझाते हैं। मान लेते हैं इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये काट देते हैं, ये लाइन जो है काट देते हैं, ऐसे नहीं काटते, थोड़ा ब्लैक से काटते हैं, क्या काटते हैं, ब्लैक से काट देते हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा फुल कर देते हैं, उसको काट देते हैं। चलो ये लिखा नहीं है, ये बात यहाँ पे लिखी नहीं है, मान लेते हैं, मिटा देते हैं ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि ये वाली पीडीएफ जो है ये आपके पास ही जाने वाली है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है भाई, फॉलो जरूर कर लेना उस पर आपको सारे साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे सब हम शेयर करेंगे, ठीक है, सारे के सारे शेयर करेंगे। हाँ, तो वहां पे आपको सारी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो और एक और काम कर सकते हो, मैं डायरेक्टली इस पीडीएफ का जो लिंक है उस टेलीग्राम चैनल से वो उठा के दे दूंगा, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हमने इसको मिटा दिया पूरा, क्या है भाई, मिटा दिया, मिटा दिया है। तो अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बस इतना दे रखा है, प्रूव दैट 5 - 2 रूट 3 इज इरेशनल। मान प्रूव करना है इरेशनल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लेट मान लेते हैं कि 5 - 2 रूट 3 इज a rational number, मान लेते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो 5 - 2 रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, वेयर a and b आर इंटीजर एंड कोप्राइम, ठीक। चलो भाई कोई डाउट हो गया, अब वही काम करना है, इसको उठा के उधर ले आना है, इसको उठा के उधर लेना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो रूट 3 को डायरेक्ट अकेला कर दे, a/b, हाँ, +5 अपॉन इंटू में -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -a/2b -5/2, ठीक है, ये हो जाएगा सबका विदाउट। एक गड़बड़ होगी, हमें हमने माइनस लिख दिया, तो a/b -5, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, 5/2 -a/2b, ठीक है। तो रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, रैशनल होगा, क्या होगा, रैशनल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर रूट 3 इज रैशनल, रूट 3 इज रैशनल, रूट 3 रैशनल हो गया। बट अब हमें गिवन तो दिया नहीं है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते वी नो दैट। तो अब हमें क्या करना है, वो जो रूट 3 का प्रूफ उससे पहले करवाया था ना, वो अब यहाँ इसके नीचे करना है, वो अब इसके नीचे करना है सेम तरीके से, ठीक है। कि यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद मैं लिख देता हूं कि प्रूव रूट 3 सेपरेटली। यहाँ पे आप पूरा रूट 3 अलग से सेपरेट करना है, ठीक है, पूरा प्रूव करना है, ठीक है। मैं कर नहीं रहा क्योंकि टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो। आप रूट 3 कर चुके, हम अच्छे से कर चुके, डिस्कस कर चुके सब कुछ, ठीक है। उसको यहाँ पे प्रूव करना, प्रूव करके उसका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल। इसका रिजल्ट आया, इस रूट 3 को प्रूफ किया हमने, वहां पे यहीं पे प्रूफ किया, इसके नीचे प्रूफ किया, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आया रूट 3 रैशनल। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रूट 3 रैशनल है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रूट 3 क्या है, इर्रेशनल है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to this fact that our assumption is wrong। जो हमने माना था
वो क्या माना था? गलत। वो क्या माना था? गलत। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट कि 5 माइनस 2√3 इज क्या? तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 माइनस 2√3 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहां पर इसके नीचे क्या करना है, अगर दिया ना हो तो इसके नीचे आपको अलग से √3 इज इरेशनल ये प्रूव करना है, जैसे हमने पिछले पिछले स्लाइड में करा था। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे करनी है। मैं क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, आप अभी करा है, हमने ध्यान से करा है, वही चीज दोबारा करूंगा बोर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए आप कर लेना। कर लोगे? पक्का कर लोगे? प्रॉमिस करो हाँ भैया हम कर लेंगे। प्रॉमिस में कि हाँ भैया हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो फाइनली खत्म हो गया। मजा आ गया भैया, तो इसको तो बड़ा मजा आया। आप बताओ, आपको मजा आया? आपको मजा आया? गोबलू को बहुत मजा आ रहा है। गोबलू बहुत बहुत बातें करता है। गोबलू तू है क्लास में पीट दूंगा मैं, बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मजा आया, आपको मजा आया भाई? कमेंट्स में बताना भाई, कमेंट्स में बताओ कि मजा आया कि नहीं। अरे गोबलू फिर अभी तक तू गया नहीं, क्या हुआ भाई? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। देखो इतनी जल्दी है इसको आपसे मिलने की, इसको सबसे ज्यादा मजा आ रहा लग रहा है। ठीक है, बट इससे ज्यादा मजा मुझे आता है जब आप मेरे से प्यारे प्यारे कमेंट्स पूछते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि भैया ऐसे यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया। बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। ठीक है, वो ना बेस्ट फीलिंग होती है जब आप में से कोई कमेंट करता है कि भैया मुझे समझ में आ गया, भैया आपने जो पढ़ाया बड़ा मजा आया। ठीक है, तो ये कब कमेंट आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि आगे क्या हो रहा है। कमेंट में आ जाओ, बातें करते हैं। अरे ओ बताओ तुझे है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तेरी तरह नहीं बातें करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आराम से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्या करना पूछने से पहले? हाँ, #गोबलू लिख देना। क्या लिख देना? #गोबलू। ठीक है, #गोबलू, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, ताकि मुझे हैशटैग देख के फटाक से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उनके फटाक से क्वेश्चन। और #गोबलू देखोगे तो गोबलू भी आ जाएगा आंसर देना। देखना गोबलू भी कमेंट्स में आंसर देगा आपको। ठीक है, तो ये हमने फीचर कर रखा है भाई, गोबलू भी ऐड करके गोबलू आपको आंसर देगा। तो #गोबलू करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, गोबलू उसका आंसर देगा। और कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर तो मैं ही दूंगा। ये बेवकूफ तो फनी बातें करेगा। ठीक है, तो मजेदार, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ हमारी पहली क्लास खत्म हो चुकी है। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब क्लास के बाद क्या भैया? क्लास के बाद क्या? अब हमें क्या करना है? ठीक है, देखो मोस्टली टीचर बोलता है कि क्लास होगी खत्म होगी बाद में मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। देखो अब क्लास के बाद क्या हो गया, जितने भी क्लास में क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको, जितने भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, तो जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती या बहुत कमजोर है मैथ्स में, तो इस क्वेश्चन को एक और बार मतलब 2 बार कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, दोबारा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद भाई बाकी बच्चे क्या करें? बाकी बच्चे जो क्वेश्चन मैंने करवाए सेम ऐसे ही क्वेश्चन और भी कर लेना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन और भी कर लेना। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब बोले भैया मिलेंगे कहाँ से? तो मैंने आपको बता ही दिया, बुक ना, RS अग्रवाल है। ठीक है, RD शर्मा है। ठीक है, हाँ PYQ है। हाँ ये सारे तो है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है भैया, हमारे पास ये वाली बुक नहीं है भैया, ये वाली बुक नहीं है भैया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके लिए एक वर्कशीट भी डालने वाला हूँ। एक वर्कशीट भी टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वर्कशीट को डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, वर्कशीट को डाउनलोड करके भी आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, बस समझ लो। ठीक है, वर्कशीट करने के बाद क्या हो गया, तब आपका जाके ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, और तब तक मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज भी वीडियो ले आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। और अगर लेट्स सपोज आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आपको बस कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है, भैया ये वाला जो टॉपिक था, पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं आया, एक बार क्या आप उसमें वीडियो बना के समझा सकते हो? मैं बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए। और डाउट पूछने के लिए भाई, डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। कैसे? कमेंट कर लो। ठीक है, हाँ, और मैं ट्राई करूंगा कि एक लाइव स्ट्रीम, ठीक है, हर चैप्टर खत्म होने के बाद करूं, ताकि मैं आपके डाउट्स ले पाऊं। ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है, टाइम मेरे को होगा तो मैं कर लूंगा। ठीक है, बाकी मैं कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में भी एड्रेस कर दूंगा। हाँ, कोई डाउट आया तो उसमें ले लो। बात समझ में आ गई? तो इतना करने के बाद आपका चैप्टर खत्म होगा। इतनी सारी चीजें करने के बाद तब जाके आपका चैप्टर खत्म होगा, तब आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इतना कर लेना, ट्रस्ट मी, आपके 95 आने से कोई नहीं रोक सकता। 95 की गारंटी है अगर आप इतना काम करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत मस्त मौज मस्ती करो, खूब पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आराम से कमेंट में पूछ लेते हैं। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।